चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है। प्रेशर गेज है G1 एंड G2। देखो यहाँ पर प्रेशर गेज G1 और G2, प्रेशर गेज ऐसी होता है, मतलब होता है राउंड से सर्कुलर टाइप का होता है, पीछे से उसके यहाँ फिट करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज G1 और G2 इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, सो प्रेशर PG1। ठीक है, ये प्रेशर गेज इस सिस्टम के लिए लगाया है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर गेज है, ये जो 1 सिस्टम है इसका प्रेशर बताएगा, और जो ये 2 है और ये प्रेशर गेज G2 है ये इसका 2 का बताएगा। समझ गए? PG1 उसने प्रेशर गेज बताया है 5 बार, और PG2 प्रेशर गेज बताया उसने 1 बार। इस सिस्टम का 1 बार, इसका 5 बार उसने प्रेशर गेज बताया, गेज प्रेशर बताया। ठीक है, गेज प्रेशर मतलब प्रेशर गेज नहीं, गेज प्रेशर उसने इस सिस्टम 2 का 1 बार बताया और इस सिस्टम 1 का गेज प्रेशर 5 बार बताया। द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर P, तो ये जो अननोन प्रेशर P है, ठीक है, अननोन प्रेशर P इज क्या होगा? ठीक है, अब कहोगे यार ये G1 जितना बता रहा है वही अननोन प्रेशर P है, ऐसे ही समझोगे कि यार ये जो जब ये इस सिस्टम का गेज प्रेशर बता रहा है तो यही P प्रेशर होगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो गेज प्रेशर होता है वो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं होता है। समझिए, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट होता है। जब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर, ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है। ठीक है, तो गेज, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल के करते हैं, ना कि गेज प्रेशर पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है तो वो तो काउंट करना ही पड़ेगा भाई। तो एब्सोल्यूट प्रेशर गेज, तो क्या होता है? गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर जो ये जो प्रेशर गेज होते हैं ना, जो लगे होते हैं, ये केवल गेज प्रेशर बताते हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो काउंट करते हैं। तो हमको जो ये P है, जो ये P है अंदर जो प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अब जैसे अब कैसे निकालें? तो क्या करा, इस प्रेशर गेज 2 ने इस सिस्टम 2 का कितना गेज प्रेशर बताया, तो मैं इस सिस्टम 2 के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर निकालूं पहले। प्रेशर एब्सोल्यूट फॉर 2 कितना होगा? गेज प्रेशर PG2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही होगा। तो PG2 कितना है? कितना दे रखा है? गेज प्रेशर 1 बार दे रखा है 1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? 1.01। तो कितना आ गया? 2.01 बार आ गया। तो इस सिस्टम 2 के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 2.01 बार एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब तो बाहर इसके सराउंडिंग में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक है, इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो इस प्रेशर गेज 2 के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है? ये जो सराउंडिंग है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इस प्रेशर गेज 2 के लिए गेज प्रेशर, जो प्रेशर गेज 2 है इसके लिए ये सराउंडिंग प्रेशर है। ऐसे ही इस प्रेशर गेज 1 के लिए ये सराउंडिंग प्रेशर है, क्योंकि ये तो इस ये जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके कांटेक्ट में तो नहीं है ना ये प्रेशर गेज, ये वाला PG1। ये इसके लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला प्रेशर होगा ना, जो ये 2 सिस्टम है, क्योंकि ये इसके अंदर ही है। तो ये जो 2 सिस्टम है, सिस्टम नंबर 2, तो इस प्रेशर गेज 1 के लिए ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका प्रेशर गेज 1 के लिए ये होगा। ठीक है, तो P एब्सोल्यूट प्रेशर एट P, तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1, तो हमको जो 1 पे निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो क्या होगा? प्रेशर गेज 1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोकल की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके जो सराउंडिंग गेज 1 के जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, तो वो कितना है? लोकल। तो PG1 देखो, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? लोकल एटमॉस्फेरिक कितना है?
इस सराउंडिंग के कितना लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किसके बराबर है, P एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 2। ये है ना, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर 2 है यही सराउंडिंग प्रेशर है इस गेज 1 के, ठीक है। तो जो ये एब्सोल्यूट प्रेशर 2 है इस गेज 1 के लिए लोकल प्रेशर हो गया। तो Pg1 प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर 2, तो Pg1 प्रेशर गेज का कितना प्रेशर दे रहा है, Pg1 5 बार 5, और लोकल प्रेशर इस प्रेशर गेज 1 के लिए कितना है 2.01, तो कितना हो गया 7.01 बार। तो जो ये अननोन प्रेशर P था, एब्सोल्यूट प्रेशर P1, एब्सोल्यूट प्रेशर इन सिस्टम 1 7.01 बार, ठीक है। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2007 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ऑयल इन ए हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, उसमें ऑयल कंप्रेस किया गया फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम उसका 2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 1.96, उसको कंप्रेस किया गया ऑयल को। इफ द प्रेशर ऑफ ऑयल, जो ऑयल का प्रेशर है सिलेंडर में, अगर चेंजेस फ्रॉम 40 टू 80 मेगा पास्कल, ठीक है। डेफिनेटली जब उसका कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर रेज होगा, 40 से 80 हो गया। तो उसने पूछा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ऑयल, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इससे पहले बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से एक प्रॉपर्टी आती है और फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। वो क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड अंडरगो चेंज इन वॉल्यूम अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो होगी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी को हम चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से, चेंज वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल जो इनिशियल वॉल्यूम था V और उसका वॉल्यूम चेंज अंडर कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर चेंज। प्रेशर जितना प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तो कितना कंप्रेसिबिलिटी माइनस वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिव नाम से लग रहा है कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जो ये क्या है, डेल V डिवाइडेड बाई V इंटू डेल P, ये आ गया कंप्रेसिबिलिटी। तो ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या लेना देना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी बीटा। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स होता है बीटा के, ठीक है। तो बीटा तो कितना हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बीटा कितना है डेल V माइनस V डेल P, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब हमको पता है चेंज इन प्रेशर कितना है 80 फाइनल P2 माइनस P1, तो P2 कितना है 80 माइनस 40 कितना हो गया 40 मेगा पास्कल। तो चेंज इन प्रेशर कितना आ गया 40 मेगा पास्कल। और चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, तो V2 कितना है, देखो फाइनल वॉल्यूम कितना है 1.96 और इनिशियल कितना है 2, तो 1.96 इनिशियल कितना है 2, तो कितना आया 0.04 मीटर क्यूब। अब देखो V जो है ये इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये इसमें क्वांटिटी रखेंगे तो यहाँ से K क्या आएगा माइनस V। अब देखो 1.96 माइनस 2 ये माइनस में है, ठीक है। तो V कितना है 2, डेल्टा P कितना है, अब जो ये माइनस का साइन है ना इसके साथ आता है, ठीक है। तो 2 डेल्टा P चेंज इन प्रेशर 40 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाय डेल्टा V माइनस 0.04, ठीक है। ये मिला, ठीक है 1000, तो कितना आ गया 2000 मेगा पास्कल। तो
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ऑयल 2000 मेगा पास्कल, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी के इन्वर्स होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2012 का क्वेश्चन है सर जी, ठीक है। कह रहा है कि ये लार्ज टैंक है विद नोजल अटैच्ड कंटेन्स 3 इमिसिबल इनविसिड फ्लूइड। 3 फ्लूइड है इमिसिबल इनविसिड। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं है, नो मिक्सिंग, इन तीनों फ्लूइडों की मिक्सिंग नहीं होगी एक दूसरे में। और इनविसिड फ्लो मतलब नॉन विस्कस फ्लो, मतलब विस्कोसिटी 0 है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द चेंजेज इन H1 H2 H3, जो H1 H2 H3 हाइट दे रखी है ना, इनमें जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उसने पूछा इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर इस नोजल के इस पॉइंट से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पर इसने वेलोसिटी पूछा हुआ है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ पर तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है एट पॉइंट 2 पर, एट पॉइंट 1 पे फ्लूइड रेस्ट पर है, स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, रेस्ट पर है। तो अब हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे? तो बर्नौली इक्वेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? P1 बाई रो जी, 1 पे पॉइंट 1 पे P1 बाई रो जी। तो पॉइंट 1 पे डेंसिटी क्या है? रो 3 है ना, रो 3 डेंसिटी है। पॉइंट 1 पे डेंसिटी रो 3, तो रो 3g प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g वेलोसिटी एट V1 प्लस Z1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? P2 बाई रो 3g, ठीक है। डेंसिटी P2 पर कौन सी डेंसिटी होगी? रो 3 तो होगी। ये जो फ्लूइड है रो 3 डेंसिटी वाला फ्लूइड ही होगा 2 पे। जो फ्लूइड यहाँ पर है रो 3 वाला, तो यही फ्लूइड 2 पे होगा। ये तो सब ऊपर है, ये तो फ्लूइड तो यही वाला रहेगा रो 3 वाला। तो P2 बाई रो 3g प्लस V2 स्क्वायर, ये निकालना है V2 डिस्चार्ज वेलोसिटी, प्लस Z2। अब देखो Z1 और Z2 सेम लेवल पर हैं, 1 और 2 पॉइंट सेम लेवल पर है। तो Z1 0 Z2 0, मतलब Z1 से Z2 कट जाएगा क्योंकि सेम लेवल पर है। अब P1 प्रेशर, तो P1 पे कितना प्रेशर है, कितना इस पॉइंट पे प्रेशर, कितना प्रेशर है? तो P1 पे कितना प्रेशर निकालते हैं? यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये क्योंकि फ्री सरफेस है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। फिर ये वाला प्रेशर क्या होता है? रो जी H1, तो रो 1 डेंसिटी दे रखी जी H1 प्लस फिर ये रो 2 जी H2, रो 2 जी H2 प्लस फिर रो 3 डेंसिटी जी H3। ये P1 पर आ गया। अब वेलोसिटी V1 तो हमारी 0 है भाई, 0 है ना, स्टैटिक फ्लूइड है 1 पे। तो इस पॉइंट ये जो फ्लूइड है रो 3 फ्लूइड स्टैटिक है। अब V2 तो हमको निकालना है, तो P2 पे कौन सा प्रेशर है भाई? P2 पे कौन सा प्रेशर है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देखो इन एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो P1 की वैल्यू रखें, तो P1 की वैल्यू क्या होगी? P एटमॉस्फेयर प्लस रो 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से G कॉमन ले लेता हूँ, रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 प्लस रो 3 H3, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो 3G। V1 0 हो गया। P2 कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय रो 3G प्लस V2 स्क्वायर, तो हम V2 हमको निकालना है। अब देखो P एटमॉस्फेयर रो 3G, P एटमॉस्फेयर रो 3G, ये इससे कट गया, तो यहाँ से कितना बचा? ये बचा रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 प्लस रो 3 H3 इंटू G डिवाइडेड बाई रो 3G। अब रो केवल इसी का तो P एटमॉस्फेयर रो 3G दिख गया, इसका तो बचा ही है रो 3G इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। समझ गए? तो G से G गया, तो V2 कितना आया? V2 आया
कितना आया 2 कितना आया 2G कितना है 2G रो 1 बाई रो, ठीक है 2G रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 प्लस रो 3 H3 डिवाइडेड बाई रो 3 और अंडर रूट। समझ गए? यही तो आएगा 2G रो 1 H1। अब देखो इसमें जो आंसर हमको दे रखा है ना वो एडजस्ट किया गया है। कैसे एडजस्ट किया गया है? देखो ऐसे एडजस्ट किया गया है, दिखाई दे रहा है? हाँ ऐसे एडजस्ट किया गया है। देखो उसने आंसर में लिखा है V2 इज इक्वल्स टू, मैं अभी आंसर ही देख रहा था कि उसने आंसर कैसे लिखा 2G, उसने क्या करा आंसर में H3 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, और ब्रैकेट जब H3 बाहर कॉमन लेंगे तो ये रो 1 बाई रो 3 H1 डिवाइडेड बाई H3, ठीक है, प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई रो 3 H2 डिवाइडेड बाई H3 प्लस H3 बाहर कॉमन ले लिया तो ये 1 ऐसे करके, तो उसने ऐसे करके आंसर दिया है, ठीक है, कि रो 1 बाई रो 3 H1 बाई H3 रो 2 बाई रो 3 H2 बाई H3 प्लस 1 और 2G H3 अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी होगी डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2013 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि ए हिंज्ड गेट, ठीक है, गेट है हिंज्ड है ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ये गेट है, हिंज्ड है, 5 मीटर की लेंथ है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है 30 डिग्री, मतलब कि अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये रहा 30 डिग्री या ये 30 डिग्री, ठीक है, विद वाटर मास ऑन इट्स लेफ्ट, ठीक है, ये जो साइड है ये यहाँ पर वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको 1000 दे रखी है, मिनिमम मास ऑफ गेट इन केजी पर यूनिट विड्थ, ठीक है, मिनिमम मास हमको निकालना है ऑफ गेट, जो ये गेट है 5 मीटर लेंथ का, पर यूनिट विड्थ, इस गेट की विड्थ होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विड्थ होगी, क्योंकि ये लेंथ है तो विड्थ होगी पक्का। तो कह रहा है कि द मिनिमम मास ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू कीप इट क्लोज्ड, क्लोज रहे ये गेट, उसके लिए मिनिमम कितना मास होना चाहिए इस गेट का। अब उसने क्यों कहा ऐसा कि कितना मिनिमम मास होना चाहिए ताकि क्लोज रहे, क्लोज रहने के लिए उसने क्यों कहा? क्योंकि जब ये वाटर है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स वाटर ऑन द लेफ्ट साइड, इस गेट पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, लगाता है ना, तो उसको, तो वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है वो इस गेट को खोलने की ट्राई करेगा, मतलब इस हिंज्ड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का ट्राई करेगा, ठीक है, तो गेट खुलेगा तो वाटर इस साइड निकलेगा, पर हमको ये जो गेट है क्लोज रखना है, तो कितना इस का मास होना चाहिए, तो मास इसमें क्लोज रखने के लिए क्या करेगा, तो उसका इस गेट का वेट होगा, तो वेट जो होगा, अब देखो ये जो वाटर है इसको इस ऐसे लगेगा, इस जो हाइड्रोस्टैटिक आपको प्रेशर फोर्स होता है इस गेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा प्रेशर कब कहाँ प्रेशर जो लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जो भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है उसके उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, प्रेशर फोर्स।
तो नॉर्मल जो प्रेशर फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में लगेगा मतलब नॉर्मल, क्योंकि ये ऐसे है गेट, तो ये गेट ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे लगेगा। तो ये गेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए ट्राई करेगा, ये जो प्रेशर फोर्स है इस हिंज के अबाउट। और जो वेट है इस गेट का वेट कहाँ लगेगा? जी पे। जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये लोग लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट आएगा। वेट तो इस गेट का, इस गेट का जो वेट है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो जो ये वेट है इस गेट का वेट है और जो ये प्रेशर फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का ट्राई कर रहा है, पर ये वेट इस गेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का ट्राई करेगा। क्योंकि देखो वेट और ये हिंज्ड, ये जो वेट है इस हिंज्ड के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए ट्राई करेगा। तो इसका मतलब जब ये मोमेंटम अबाउट पॉइंट दिस, इस हिंज्ड के अबाउट इस वेट का, इस फोर्स का मोमेंटम इक्वल होगा जो ये प्रेशर फोर्स लगा है इसके मोमेंटम के, तो गेट वहीं का वहीं रहेगा। समझ गए? गेट वहीं का वहीं रहेगा। तो वहाँ से फिर हम उसका मिनिमम मास निकाल सकते हैं कि, समझ गए? मतलब मोमेंटम अबाउट पॉइंट हिंज्ड जो इस हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड ने लगाया वो इक्वल होगा मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट जो इस वेट के थ्रू आएगा, इक्वल होगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेशर फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराने करेगा और जो ये गेट का वेट है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो दोनों इक्वल होंगे तो ना गेट रोटेट करेगा, वहीं का वहीं रहेगा। समझ गए? मूवमेंट, क्योंकि रोटेट तो ये इसी हिंज के अबाउट करेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, इक्वल हो गया। अब ये निकालें कैसे इसका वेट निकालें कैसे? अब ये निकालने के लिए, अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? प्रेशर फोर्स। एफ पी क्या होता है? ओमेगा नहीं, डब्लू स्पेसिफिक वेट, रो जी ए एच बार, ये होता है। तो जो ये प्रेशर फोर्स एफ पी लगेगा ये कहाँ लगता है? ये लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और ये है सेंटर ऑफ प्रेशर। अब आप कहोगे सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे क्यों रखा भाई, यहाँ पर ही क्यों? अब हमेशा आप देखो स्टेबल कंडीशन में ना, हमेशा स्टेबल कंडीशन में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहता है। समझ गए? अगर हाँ ठीक है, फ्री सरफेस से अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर रहता है फ्री सरफेस से। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया। अब इस सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या लगेगा? प्रेशर फोर्स लगेगा। और वो कैसे लगेगा? इस गेट के परपेंडिकुलर, ऐसे इस गेट के परपेंडिकुलर। हमेशा जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स, वो परपेंडिकुलर लगता है बॉडी के, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस गेट के परपेंडिकुलर लगा। अब देखो ये प्रेशर फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये डब्ल्यू इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको मिनिमम वेट पता चल जाएगा इस गेट का। तो अब पहले हम क्या निकालें? पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालें। कौन सी वाली? ये वाली। क्योंकि देखो मोमेंटम निकालने के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर, ये फोर्स का इस हिंज के अबाउट मोमेंटम निकलेगा तो कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी? ये वाली। और ये
प्रेशर फोर्स, तो ये निकालें, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, अब देखो पहले ये दिखाओ कि सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे लगता है, कितनी डिस्टेंस पे लगता है, H स्टार। सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर होता है, वर्टिकल H स्टार डिस्टेंस पर, और जो ये प्रेशर फोर्स लगता है ना फ्री सरफेस से H स्टार डिस्टेंस पर लगता है। अब CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि कहाँ कितना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पर होगा, H बार डिस्टेंस पर होगा नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री सरफेस से H बार डिस्टेंस पे होगा, है नहीं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी H बार डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आपको पता है जब भी, अब ये जो प्रेशर फोर्स है, जब भी हमें, जब भी क्या होता है, अगर कोई किसी एंगल में कोई बॉडी है, एंगल में कोई बॉडी है और उस पे प्रेशर फोर्स आपको निकालना है, ठीक है। एंगल में कोई अगर बॉडी है उस पे अगर प्रेशर फोर्स आपको निकालना है तो वो AFP रो जी AH बार ऐसे होगा। H बार ये डिस्टेंस, ठीक है। एरिया, इस गेट का एरिया वो कितना होगा। अब देखो मैंने ये गेट ना इस एंगल वाले गेट को मैंने वर्टिकल कर दिया, मतलब ऐसे 30 डिग्री एंगल पे है, मैंने इसको वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल कर दिया मतलब ऐसे था, ये ऐसे करके दिख रहा है, 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 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस जो एंगल पर गेट है इसको मैंने वर्टिकल कर दिया, तो ये ऐसे वर्टिकल कर दिया मैंने, और इसको ऐसे कर दिया फेस इसका। तो जो ये विड्थ है ये 1 ले ली मैंने, इसके जो परपेंडिकुलर विड्थ थी ना, इस गेट के परपेंडिकुलर विड्थ वो ये है। और इसने क्योंकि पर यूनिट विड्थ हमसे पूछा हुआ है तो विड्थ को मैंने 1 मीटर ले लिया, पर यूनिट विड्थ ही आएगा वो। और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 5 मीटर, क्योंकि ये जो गेट का लेंथ है ये 5 मीटर। इसका सेंट्रॉइड कहाँ, यहाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझे। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, समझे। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा जी के नीचे लगेगा। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है 5 × 1 5 मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया पता चलिए। H बार हमको निकालना है। H बार कैसे निकलेगा, देखो H बार निकालने के लिए ये हमको पता है, ये कितना होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितनी होगी, 2.5, क्योंकि ये पूरी 5 है तो इस गेट को मैंने वर्टिकल कर दिया, तो इस गेट को मैंने ऐसे वर्टिकल कर दिया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 2.5 है ना, क्योंकि ये टोटल 5 है
और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आएगा, सेंटर पे देखो सेंटर पे आया तो ये 2.5, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई 2.5। हमको निकालनी है कौन सी वाली, अब मेरे को एच बार निकालना है, तो एच बार मैं कैसे निकालूंगा, देखो एच बार कैसे निकालूंगा, ये मैं एंगल बना रहा हूँ, ये एच बार है ये, और ये ठीक है, तो ये एंगल कितना है 30 है, क्योंकि देखो ये एंगल 30 है सरफेस से, तो ये भी 30 होगा। तो एच बार कैसे निकलेगा, एच बार निकलेगा, देखो ये दे रखा है और ये निकालना है, तो साइन 30 एच बार डिवाइडेड बाई 2.5, साइन 30 एच बार डिवाइडेड बाई 2.5, तो एच बार कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड साइन 30, तो साइन 30 1/2, तो 1.25 मीटर आएगा एच बार। ठीक है, एच बार कितना आ गया 1.25 मीटर। चलो एच बार भी पता चल गया, एरिया भी पता चल गया, रो पता है, डेंसिटी जी पता है, तो यहाँ से प्रेशर फोर्स कितना आएगा एफ पी, डेंसिटी कितनी है वाटर की 10⁻3, ये जी कितना है 9.81, एरिया हमको पता है 5 मीटर स्क्वायर, और एच बार कितना हो गया 1.25। तो कितना है प्रेशर फोर्स, ये आया 61312.5 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा मैंने, जो विड्थ है ना वो मैंने पर मीटर में लिखा है, तो न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है, प्रेशर फोर्स। अब मुझे निकालना है ये, अब देखो एफ पी निकल गया, मोमेंटम निकालना है। अब कैसे मोमेंटम, देखो मोमेंटम कैसे इक्वल करेंगे, अबाउट पॉइंट दिस, तो एफ पी मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये एच स्टार है, ये एच स्टार है, मतलब यहाँ से ये टोटल कितना है एच स्टार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एच स्टार है। ठीक है, और ये हमको निकालना है, और ये एच स्टार है, और ये एंगल पता है 30 होगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो कितना होगा साइन 30, हमको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ठीक है, तो साइन 30, तो यहाँ से क्या आएगा एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन 30, ये डिस्टेंस कितनी होगी एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन 30, क्योंकि साइन 30 क्या होगा एच स्टार डिवाइडेड बाई दिस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन 30 इज इक्वल्स टू वेट। अब देखो इज इक्वल्स टू किसके होगा, क्योंकि वेट ये तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और वेट क्लॉकवाइज जाएगा, तो वेट का मोमेंटम अबाउट पॉइंट हिंज्ड के अबाउट कितना होगा W इंटू दिस डिस्टेंस। देखो W के दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये इसके हिंज्ड के अबाउट, तो W इंटू दिस डिस्टेंस, तो W इंटू दिस डिस्टेंस ये कितनी होगी cos 30, कितनी होगी cos 30 अदर वाई का। ठीक है, तो ये होगी, ये कितना है 2.5 इंटू cos 30, समझ गए। देखो cos 30 क्या होगा, आधार हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार हमको निकालना है, आधार की बेस हमको निकालना है, तो cos 30 क्या होता है आधार बेस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कितना है 2.5, तो 2.5 इंटू cos 30।
अब देखो यहाँ पर W हमको निकालना है 2.5 cos 30, अब sin 30 FP भी हमको पता है, तो हमको क्या बचा है, H स्टार बचा है। तो H स्टार कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए H बार प्लस H बार, ये होता है। अगर ये जो एंगल पे जो ये गेट है ये नहीं होता, वर्टिकल होता, सीधा होता, तो ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आता, तो केवल IG डिवाइडेड बाई ए H बार प्लस H बार होता। पर जो ये एंगल पर गेट है इसको हम, अब देखो H बार हमको पता है, H बार हमको पता है, A पता है, थीटा 30 डिग्री है, IG निकालना है। पर यहाँ पर IG क्या होता है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। IG क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब अबाउट पैरेलल सरफेस, समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, कि CG कौन सा, ये CG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG ऑन पैरेलल सरफेस टू फ्री सरफेस, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अगर कोई भी एंगल में है ना, एंगल में कोई भी बॉडी एंगल में है तो उसको हम वर्टिकल कर लेंगे, समझ गए। वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगा, अगर वर्टिकल में है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो एंगल में है उसको हम वर्टिकल कर लेंगे। तो इसका वर्टिकल ऐसे, मतलब कि जो 5 मीटर वाली डिस्टेंस है वो तो वर्टिकल में होगी, ऐसे करके, क्योंकि हमने ऐसे था ऐसे कर लिया, 5 मीटर ऐसे था ऐसे हो गया 5 मीटर, तो मतलब 5 मीटर ऐसे हो गया, और विड्थ ये हो गई 1। तो अब CG कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो और वो कैसे, वो निकलेगा पैरेलल सरफेस, इस फ्री, जो ये फ्री सरफेस है ना, इस फ्री सरफेस के पैरेलल सरफेस, पैरेलल वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन पैरेलल सरफेस टू फ्री सरफेस, मतलब कि मैं ये वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ना कि इस वाली एक्सिस के अलोंग। जो ये एक्सिस है ना, ये फ्री सरफेस के पैरेलल होगी, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। जो ये एक्सिस है जो फ्री सरफेस के पैरेलल होगी, अगर परपेंडिकुलर वाली फ्री सरफेस के पैरेलल होती तो मैं इसके अबाउट निकालता, पर फ्री सरफेस हमारी ऐसे है, और तो मैं इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये एक्सिस इस फ्री सरफेस के पैरेलल है, तो मैं इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। तो आपको पता है रेक्टेंगल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, BH³ डिवाइडेड बाई 12 अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, BH³/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो B तो इसमें 1 है, H क्या है 5, तो 5 की क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मतलब 125 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से H स्टार निकाल लें, तो IG कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई 12, साइन थीटा साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4, एरिया हमको पता है 5, H बार हमको पता है कितना है 1.25 प्लस 1.25, तो यहाँ से H स्टार कितना आएगा देखो, तो यहाँ से H स्टार आएगा कितना आया 1.67 मीटर H स्टार। H स्टार क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ने, सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पर बनता है, ठीक है, उसकी फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होती है। H स्टार फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स।
तो 1.67 मीटर आ गया एच स्टार। अब सो हम सब पता चल गया एफ पी हमको पता है, एफ पी कितना है देखो। अब चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, एफ पी कितना है 6, चलो वैल्यू रखें ये हाँ 613 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 61312.5 एच स्टार हमको पता है 1.67 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्योंकि 1/2 2 ऊपर गया, और W 2.5 cos 30 sin 30 √3/2। अब सॉल्व करो, W यहाँ से निकालो कितना आएगा देखो 61312.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टी 2 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो यहाँ से जो W वेट आया, गेट का जो वेट आया वो कितना आया 94585.56 न्यूटन पर मीटर आया, क्योंकि विड्थ पर मीटर है। पर हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास क्या होता है mg, वेट क्या होता है mg, ठीक है 94585.56। तो यहाँ से मास कितना आएगा, यहाँ से m कितना आएगा, तो g से डिवाइड कर देंगे मतलब 9.8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 9641.7 kg। इतना मिनिमम मास हमको रिक्वायर होगा अगर गेट को हमको क्लोज ही रखना है। 9641 इतना मास हमको रिक्वायर, मतलब अगर हमको गेट को क्लोज रखना है तो इतना मिनिमम मास हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है 61312.5 ठीक है।